हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियोस में बताया था कि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस मतलब अपलोड करूँ आप लोगों के सामने, तो उसको ही फॉलो करते हुए ये हमारी पहली वीडियो होगी। और जो आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों को कराऊंगा उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हियर वी गो। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो लर्नर, मैं पहले आपको एक तरीके से बता देता हूँ कि आज का हमारा जो कैसे हम इसको टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, इसका ऑर्डर क्या रहेगा। पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे, गिव मी अ सेकेंड, हियर वी गो, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, या इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। फिर इंट्रोडक्शन करेंगे हम, फिर डेफिनेशन, फिर जितने भी एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट ने इसके पीछे का जितना भी हिस्ट्री है वो सीक्वेंस में करेंगे। फिर इसका नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या होती हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू साइकोलॉजी क्या है हमारी। और लास्ट में एक पूरे तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी हमने आज पढ़ा वो हम एक तरीके से क्विक रिकैप करेंगे। और ये सीक्वेंस रहेगा आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के लेक्चर का। तो here we go। और चलिए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। या इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए लर्नर्स, मैं चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी में ये कैसे बताया गया है, एक तरीके से कि आप लोग साइकोलॉजी से क्या समझते हो। तो साइकोलॉजी आप सबको पता होगा, मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने बताया था। साइकोलॉजी का मतलब होता है साइको प्लस लोगस। साइको मतलब सोल, लोगस मतलब स्टडी। तो ये हुआ हमारा साइकोलॉजी का मीनिंग। तो मैं आपको राइट डाउन करके बता देता हूँ इस बार। या साइको प्लस लोगस। गिव मी सेकेंड, ये या दिस, थोड़ा सा ये एरर हो गया था थोड़ा सा, या अब मिल गया मेरे को। ओके। तो साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगस। साइको प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है साइको मतलब सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। साइकोलॉजी का जो कंबाइंड मीनिंग हो गया वो हो गया सोल स्टडी। ये तो हुआ साइकोलॉजी का मीनिंग। ये तो हमें हमारी एक प्री रिक्विसाइट नॉलेज भी कह सकते हो आप लोग कि दैट वी शुड नो अबाउट इट, बिकॉज साइकोलॉजी पढ़ते वक्त आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी का मतलब होता क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा साइकोलॉजी में क्या होता क्या है, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जान सकते। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। इटोमोलॉजिकली, the very word psychology means the study of soul, as it's derived from the two Greek words psyche means soul and logos signifying rational course of study। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी हैज बीन इंक्रीजिंगली पॉपुलर डे बाय डे। द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज गोइंग एवरी ईयर एंड ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आपको भी पता है कि द प्रेजेंट सिनेरियो अबाउट, यू कैन सी दैट हमारा काफ़ी एक तरीके से साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके कारण साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको पता ही होगा कि मेंटल इलनेस, देर आर वेरियस मेंटल डिजीजेज, वो भी साइड बाय साइड इंक्रीज हो रही है। तो साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है इसके कारण। द फास्ट ग्रोइंग सब्जेक्ट इन ऑफ शूट ऑफ फिलोसफी, with the passage of time the content of psychology has acquired of scientific nature and it is no longer based on speculation। speculation का मतलब होता है मिस्टीरियस, मतलब जो फिलोसफी का भी एक साइड बाय साइड रोल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि साइकोलॉजी के कारण। आपको पता ही होगा कि फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। वो भी एक साइकोलॉजी की एक अलग से फील्ड कंसिडर की जाती है, बट उसके कारण, साइकोलॉजी के कारण फिलोसफी भी इंपॉर्टेंस गेन कर रही है। The gradual change of this subject from philosophy to science has been responsible for the changes in its meaning and concept from time to time, as may be evident from the following discussion। तो इसका क्या एक तरीके से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई, और क्या इसमें स्लो चेंजेस से फिलोसफी से ये साइंस में कैसे कन्वर्ट होगी साइकोलॉजी, ये सब पढ़ेंगे हम आने वाले पॉइंट्स के थ्रू। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा।
So moving on forward, what we see definition in terms of soul, study of soul, the earliest attempt to define psychology owe the origin of the most mysterious and philosophical concept, namely that of soul. तो एक तरीके से बताया जाए तो साइकोलॉजी का मिस्टीरियस और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ये जो है ये एक तरीके से बताया गया कि साइको प्लस लोगस सोल स्टडी, और उसके बाद इन द टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ माइंड व्हाट इज सोल। तो साइकोलॉजी में भी ऐसा नहीं था कि जो प्रेजेंट लेवल की जो साइकोलॉजी है हमारी करंट सिनेरियो की साइकोलॉजी वो उस एकदम उसमें हम उस नतीजे पे पहुंच गए। उससे भी पहले आपको भी पता है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है एक तरीके से, कि एक दिन में ही हम उसके बारे में ये नहीं होता कि एक दिन में ही हम अपने प्रेजेंट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। उसमें धीरे धीरे कुछ प्रोग्रेस होती है। अलग अलग साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उसमें अपने 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 विचार डालते हैं और उसमें फिर साइड बाय साइड मॉडिफिकेशन होती जाती है, और पुराने साइकोलॉजिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और नए साइकोलॉजिस्ट अपनी आइडियाज को और अपनी थ्योरीज को डालते रहते हैं। तो पहले माना जाता था कि जो साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइंड। In the terms of study of mind, what is the soul, how it can be studied, the inability to find clear answer to such question led some ancient Greek philosopher to define psychology as the study of mind. तो ये हमारे पुराने ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे इसके बारे में। इन द टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो पहले के विचार क्या बोले वो कि ये एक तरीके की स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा, अवेयरनेस। The failure to define the term soul and mind persuaded philosopher and psychologists to search for some other suitable definition. तो एक तरीके से कैसे आया हमारा पुराना पूरा एक तरीके से ये विलियम जेम्स ने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विलियम जेम्स ने अपनी कौन सी बुक लिखी थी। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट वाज द बुक दैट वाज रिटन बाय विलियम जेम्स। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और उन्होंने उसमें बताया कि साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने ये बताया कि जो साइकोलॉजी हमारी होती है वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, मतलब चित्त की एक अवस्था होती है। In terms of study of behavior, from the 19th century onwards, with the advent of modern era of scientific investigation and thought, psychology began to be defined in terms of study of behavior. जैसे जैसे मैंने बताया कि टाइम पास ऑन होता है तो उसकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन आया। तो और एक तरीके से ये पता चला कि उसको अभी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी को। So that is the main aspect that we have to remember in this, the study of behavior. Moving on forward, what do we have? William Mac, here we go. William McDougall. फिर आया हमारा विलियम मैकडूगल जी, एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि साइंस ऑफ बिहेवियर किसने बताया? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, ये आपको याद रखना, बिकॉज ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे पॉइंट्स, लेकिन इनमें आपको पता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्वेश्चन जो डी ट्रिपल एस बी केवीएस में या अदर एग्जाम्स में जो अराइज होते हैं वो ऐसे नहीं पूछते। पहले होता था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे, बट ऑल ऑफ अस अवेयर जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। या जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द हु इज नोन विच साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन एंड डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आएगा आंसर विलियम मैकडूगल। फिर उसको कंपैरिजन कर देंगे पुराने उसके साथ कि पहले उसको क्या बोला जाता था। तो पहले बोला जाता था साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है ज्यादा, फिर समझना है, फिर उसको लर्न करना है और फिर उसको रिटेन और रिमेंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना आप लोगों को। In his book Physiological Psychology, published in 905, he wrote psychology may be best and most comprehensively defined as the positive science of conduct of living creature। मतलब साइकोलॉजी को उन्होंने डिफाइन किया कि एक ब्रॉड टर्म है और उसको कंसीडर कर सकते हो आप पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। डेवलपमेंट और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, तो इतिहास क्या था हमारा मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। साइकोलॉजी की अपनी में ही पूरा एक लंबा और एक जटिल इतिहास है, डेटिंग बैक टू एंशियंट ग्रीस एंड इजिप्ट, जो कि ग्रीस और इजिप्ट से स्टार्ट होता है। हाउएवर इट वाज नॉट अंटिल द लेट 19th सेंचुरी दैट साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन
और इसके धीरे धीरे फिर इसमें कुछ इसको एक अलग से अपना एक दर्जा मिला एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट का। इसमें कुछ साइकोलॉजी के कुछ हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जैसे विल्हम वुंडेट, सिगमंड फ्राइड, बी एफ स्किनर, ये तो काफी प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में आपको सुना भी होगा आप लोगों ने। वाई इज साइकोलॉजी साइंटिफिक? साइकोलॉजी साइंटिफिक क्यों होती है? क्योंकि साइकोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये बिलीव करता है कि एम्पेरिकल एविडेंस और साइंटिफिक मेथड समझने के लिए, मतलब एक तरीके से ये एविडेंस पे बिलीव करता है, प्रूफ पे बिलीव करता है, एंड एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। उन प्रूफ को कंसीडर करते हुए ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को ये समझता है। दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को फिर डेवलप करता है, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है और पूरे डाटा को फाइनली एनालाइज करता है, ताकि जो हमारा एक बेहतर समझ आ सके हम लोगों को और अपना बिहेवियर में हम मॉडिफिकेशन ला सके। तो ये तो हो गया पूरा, मैंने डिफाइन कर दिया आप लोगों की साइकोलॉजी होता क्या है। फिर आता है फिलोसफी क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या होता है। फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंट, नोइंग, एथिक्स एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। फिलोसफी होता है, दर्शन शास्त्र क्या होता है, जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं जिससे रिलेटेड एग्जिस्टेंट, अस्तित्ववाद से रिलेटेड, नॉलेज, नॉलेज आपको ज्ञान, एथिक्स जो हमारी मोरल ड्यूटीज वगैरह होती है, और नेचर ऑफ रियलिटी। फिलोसफी ये एक ब्रॉड टर्म है जो इन सबको एक्सप्लेन करता है। जैसे मैं आपको बोलूं थीस्ट और एथिस्ट, आस्तिक और नास्तिक क्या होते हैं, तो ये सब हमारा एक पार्ट होगा फिलोसफी का। और रिलीजन के बारे में स्टडी करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिलोसफी। इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ वर्ल्ड एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। जो जीवन के रिगार्डिंग हमारा जो पूरा जीवन होता है उसके पूरा उसके बारे में एंटायर लाइफ स्पैन को समझना, ये फिलोसफी का पार्ट है। और ये आया कहाँ से, फिलो फिलोसफी कहाँ से आया है, इसको अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड है एक तरीके का, जिसका फिलो का मतलब होता है, इसको अगर पार्ट में डिवाइड करें तो मेनली होता है लव, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। विजडम मतलब समझदारी, या यू कैन से दैट प्रूडेंस, प्रूडेंट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ विजडम। फिलोसफी कैन बी ट्रांसलेटेड टू द मीनिंग ऑफ लव, और इसको अगर कंबाइंड डिफाइन करें तो लव ऑफ विजडम मतलब समझदारी, एक तरीके से जो बुद्धिमता की प्यार करना, उसका नाम इसको अगर डिफाइन करें हिंदी में तो फिलोसफी का मतलब होगा। रोल ऑफ फिलोसफी इन साइकोलॉजी, अब दर्शन शास्त्र का मनोविज्ञान में क्या रोल रहता है। Philosophy has played a significant role in the development of psychology. Many of the concepts and theory in psychology have the roots in philosophical thought. For example, concept of consciousness and mind-body problems are topics that have been extensively debated in philosophy and psychology. तो ये पॉइंट तो क्लियर है आप लोगों को कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे जैसे कि कॉन्शियसनेस और माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ये सभी एक तरीके से दोनों में इंटर रिलेटेड है, या दोनों में आते हैं, फिलोसफी में भी आते हैं और साइकोलॉजी में भी आते हैं। Philosophy is often referred to as the mother of science because it provides the foundation upon which all the other fields study are built. फिलोसफी एक तरीके से ये भी बताता है कि एक फाउंडेशनल स्टडी है जिसपे सारे दूसरे जितने भी दूसरी साइंसेस हैं उनकी एक तरीके से मदर कंसिडर की जाती है, जननी कंसिडर की जाती है। The scientific and critical approach to questioning and analysis that is central to philosophy has influenced the development of scientific discipline including psychology. तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। फिर आता है कि साइकोलॉजी का नेचर कैसा होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान का नेचर ऐसा होता है कि ये डिफाइन करता साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। कोई आपसे पूछिए कि ये साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है और नेचर क्या होता है, तो आप इसमें ऐसे डिफाइन कर देंगे। फिर आता है, हम आगे बढ़ते हैं इसको कंटिन्यू करते हुए। हियर वी गो, गिव मी अ सेकंड। इसमें फिर आता है कि आप लोगों से पूछ ले कि इट इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ पीपल थिंक। ये भी बताता है कि लोग कैसा सोचते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रियाएं करते हैं। और फिर बायोलॉजिकल और कोग्निटिव प्रोसेस को ये एम्फोसिस करते हुए हमारे अनुभव से रिलेट करता है। साइकोलॉजिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अलग अलग शोध की वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड्स को यूज करते हैं, अनुसंधान के अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और किसके लिए? ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाए और मेंटल प्रोसेसेस को समझ पाए, इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। They study a wide range of topics include perception, cognition, motivation, emotional, personality, social interaction, development and mental health.
और उसके बाद बताया गया है साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड विद मैनी सब डिसिप्लिन। ये एक ब्रॉड फील्ड है जिसके काफ़ी अलग डिसिप्लिन होते हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आते हैं, जिसमें साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर वगैरह काम करते हैं। सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान आता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कोग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी और अलग अलग फील्ड आते हैं। इट हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एरिया सच एज मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। और इसके कहाँ एप्लीकेशन यूज होते हैं? मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में, बिजनेस, लीगल सिस्टम में भी इसका यूजेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, इसके अलग अलग सेक्टर्स में काफी यूजेस हैं। अब पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का स्कोप क्या होगा आप लोगों के सामने। तो ये इसका स्कोप ऐसे है कि इसकी लिमिट ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, मतलब इसकी कोई ऐसी फिक्स लिमिट नहीं है, इसका स्कोप वास्ट है। द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर इट डील्स विद, और जो अलग अलग शाखाएं और टॉपिक्स जिनके बारे में ये डील करता है वो बताया गया है। फिर है बिहेवियर इज यूज टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। बिहेवियर को कैसे डिफाइन किया जाता है कि इसमें हमारा ऑल लाइफ एक्टिविटीज, जितने भी जैविक एक्टिविटीज हैं वो बिहेवियर के अंदर आते हैं। एंड एक्सपीरियंस वेदर कॉग्निटिव, कोग्निटिव और अफेक्टिव, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी आप कह सकते हैं कि माइंड के अलग अलग based on the different level of consciousness, these are the different types of, you can say, magnitude of behavior changes. Also, the term living organism is employed to include all living creatures inhabiting the earth irrespective of species, caste, color, age, sex, mental and physical state. The subject, तो ये तरीके से बताया गया है आप लोगों को कि मतलब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं उनका अलग अलग कॉन्शियसनेस होता है एक तरीके से। उसमें आते हैं हमारे बर्ड्स, एनिमल्स, इवन प्लांट्स, पौधे भी आते हैं। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में क्या बताया गया? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड स्पेशलाइज स्टडी, साइकोलॉजी में भी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। समझने के तौर पे साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस में पार्टीशन किया गया है। जैसे प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में क्या आता है? इट इज द प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क theory of subject, it contain its content deal with the formation of psychological principle and theories, and it also suggests various methods and techniques for analysis, assessment, modification and improvement of behavior। मतलब प्योर साइकोलॉजी क्या बताती है हमें? इसमें अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, अलग अलग तरीके आते हैं जिससे हम एनालिसिस करते हैं किसी चीज की। फिर असेसमेंट, मॉडिफिकेशन, ये सब इंक्लूडेड आता है हमारा प्योर साइकोलॉजी के अंदर, जो कि एक फील्ड है हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी की एक फील्ड है प्योर साइकोलॉजी। फिर आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? थ्योरी जनरेटेड और एन्यूंसिएटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फ्रॉम इट्स प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन। मतलब जो भी हमने कंक्लूजन आए हमारे प्योर साइकोलॉजी से वो आते हैं फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरी, टेक्निक विद रेफरेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन, दैट ऑल कम्स अंडर अप्लाइड साइकोलॉजी। फिर प्योर साइकोलॉजी की फील्ड क्या होती है? पहली होती है कोग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें हम अलग, ये आप पूरा पढ़ लेना, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, जिसमें हम अलग अलग कोग्निटिव एक्टिविटीज आती है, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हम कोग्निटिव, सोशल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जो भी हमारे इन्फेंसी से ओल्ड एज में होती है सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आते हैं। और इसको प्रभाव करने वाले अलग अलग कारक भी इसके अंदर आते हैं। फिर सोशल साइकोलॉजी क्या होता है? सामाजिक मनोविज्ञान क्या आता है? सामाजिक मनोविज्ञान होता है एक तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप डायनामिक्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रेजुडिसेस। फिर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी क्या होता है? पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में, व्यक्तित्व साइकोलॉजी में हम अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उनके मोटिवेशन जो उनको अलग अलग फैक्टर्स जो उनको इम्पैक्ट करते हैं, टेम्परामेंट, मोटिवेशन, इमोशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर एम नॉर्मल साइकोलॉजी के अंडर आते हैं वेरियस टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किजोफ्रेनिया एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर आता है न्यूरो साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड बीइंग। न्यूरो साइकोलॉजी क्या पढ़ती है? एक तरीके से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब एक जुड़ाव पढ़ती है किस किस के बीच में? ब्रेन और बिहेवियर के बीच में, जिसके अंदर अलग अलग ब्रेन स्ट्रक्चर, अफेक्ट, कोग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियर प्रोसेसेस आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी क्या आता है? हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी में पहला आता है जिसमें हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं अपने हॉस्पिटल वगैरह में, मेंटल हेल्थ क्लिनिक में और रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी करते हैं। फिर आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये होता है कि एक काउंसलर होता है, वो दूसरे बंदे से को बातचीत करके उनकी समस्याओं को एक तरीके से सुलझाता है। इसको अगर जनरल लैंग्वेज में सरल भाषा में समझा जाए, दैट इज कंसिडर काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो हमारे स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, कम्युनिटी सेंटर और प्राइवेट में। फिर आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं जिसको,
एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल लर्न एंड डेवलप इन एजुकेशनल सेटिंग, जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड होती है। फिर आती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी भी होती है, जैसे जिसमें हम एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोर्ट केसेस, अदर लीगल प्रोसीडिंग्स में करते हैं, उसमें जो एक फील्ड है साइकोलॉजी की, उसको कहते हैं फोरेंसिक। फिर आता है हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और फिर ये हो गए हमारे साइकोलॉजी के पार्ट्स। अगर आपको दिक्कत आए तो उसको आप आराम से बैठ के पॉज करके वीडियो को ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर आता थ्री फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में क्या आता है कि जो भी हम चीज एक तरीके से लर्न करते हैं बिहेवियर में, उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव होता है, उसको आता है, वो सारी चीजें आती है हमारी बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में। फिर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या आता है, दिस अप्रोच emphasize द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस such as परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज एंड रीजनिंग। मतलब जितनी भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, रीजनिंग, ये सब आती है हमारी कोग्निटिव पर्सपेक्टिव में। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में क्या आता है, एक तरीके से पर्सनैलिटी और बिहेवियर का, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे एक्ट करते हैं, उससे क्या मैं दोबारा बता देता हूँ। दिस अप्रोच फोकस ऑन द अनकॉन्शियस एंड द रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन शेपिंग पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। इसमें हमारा अनकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा फोकस होता है कि, और वो अनकॉन्शियस माइंड का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी पूरी लाइफ में, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी इसका एक पार्ट है। तो ये सारा हमारा साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में आता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू साइकोलॉजी, द माइंड इज एवरीथिंग व्हेन यू थिंक यू बिकम बुद्धा। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो हमारा मन है वो सब कुछ होता है, हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। The statement emphasizes the importance of thoughts and beliefs in shaping and behavior and ultimately our lives. इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि किसी चीज के बारे में सोचिए कि मेरे को आज, या मेरे को एक बेहतर लर्नर बनना है, तो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो ये आप धीरे धीरे आप में ग्रेजुअली आप में शिफ्टिंग हो जाएगी आपके थॉट्स में। द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो एवरीथिंग, यू नो नथिंग। मतलब समझदारी वाली बात उसी में है, बुद्धिमत्ता की बात उसमें है कि ये तुम्हें कुछ नहीं पता। ये कहा था सोक्रेटिस ने। तो ये सारे अलग अलग हमारे साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर हैं। फिर अरिस्टोटल ने कहा था कि वट वी रिपीटेडली डू एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। मतलब जो एक्सीलेंस होती है वो एक एक्ट नहीं होता बट एक आदत होती है। फिर उसके बाद है जो मेन आएगा आपका, कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहा था, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कंप्लीटली। ये सबसे जो खतरनाक चीज है कि अपने आप को स्वीकार कर लेना, ये कार्ल जुंग ने कहा था। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में और समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज हम, जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं वो बता देता हूँ आपको। कि साइकोलॉजी ने डिफाइन किया एक तरीके से, साइकोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ, मतलब मॉडिफिकेशन हुआ है, कि स्टडी ऑफ सोल हैज बीन नोन प्रोग्रेसिवली एज द स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फाइनली स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो मतलब स्टडी ऑफ सोल से बाद में फिर क्या बोले, जो साइकोलॉजिस्ट ने इंप्रूवमेंट किया उसमें स्टडी ऑफ माइंड, फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें बोले कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और आज के टाइम में बोलते हैं प्रेजेंट साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज क्वाइट साइंटिफिक नेचर, जो साइकोलॉजी हमारी एक तरीके से साइंटिफिक है नेचर में। इट बिलीव्स इन रिलेशनशिप ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। ये एक तरीके से किस चीज पे विश्वास रखती है कि हर चीज का एक तरीके से इफेक्ट होता है, कारण भी होता है और उसका एक प्रभाव भी होता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर साइंटिफिक मेथड फॉर स्टडी possess a universally accepted body of facts and behaves in modification and alteration in principle through future research and findings. This is all the things that psychology tells. और उसके बाद जो मेन पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी वाइड, जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी वाइड, जो स्कोप है साइकोलॉजी का काफी वास्ट है। क्योंकि आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अवेयरनेस का लेवल होता है, जैसे कि मैंने बीच में बताया था आप लोगों को। तो इसके कारण इसकी अलग अलग फील्ड आ जाती हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल, जनरल, एबनॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, पैरासाइकोलॉजी, जिसमें हम एक तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइकोलॉजी। जैसे आपने कई मूवीज देखी होंगी, कंजरिंग कंजरिंग और हॉरर मूवीज वगैरह, एनाबेल, उसमें पैरा साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक तरीके से सुपर नेचुरल, और यू कैन से दैट आत्माओं से बात करते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैरा साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो ये सारे साइकोलॉजी के फील्ड हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा लर्नर्स। तो मैं आपको एक फाइनल आपको समझा बता देता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप उसको इसी में आप आराम से उसको क्या करना है, आपको आपको उसमें ये मतलब इसमें से आपको क्या करना है,
ध्यान से पढ़ना है एक तरीके से। जो लाइंस मैंने बताई है, देखिए वीडियो में एक तरीके से हमारे पास टाइम का लिमिटेशन भी होता है, और कई चीज़ होती है कि रिकॉर्डेड क्लास में कि वो चीज़ आपको, मेरे को लगता है कि वो क्लियर हो गया, लेकिन आपको थोड़ा डाउट हो तो आप उसको दोबारा पढ़ लीजिए। अगर अब तब भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो दैट इज़ ओनली फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मैं आप भी इसके बाद भी कई वीडियोस डालूंगा इसी पैटर्न में, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किया, इसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे और सीक्वेंशियली करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दिस इज ऑल वी हैव डन टुडे, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू अलॉट। थैंक्स अलॉट।